नमस्ते। आज हम ज़रा बातचीत करेंगे हिमांशु कुमार जी से। आए हुए हैं यहाँ पे भारत से एड कॉन्फ्रेंस के लिए बॉस्टन में। हिमांशु जी बहुत सालों से बस्तर के इलाके में काम कर रहे हैं। मशहूर गांधीवादी हैं इस एरिया के। उन्होंने मेरे ख्याल से 88 या 86 92 में फाइनली काम शुरू किया। 92 से काम, तो काफ़ी मतलब 20 साल हो गए लगभग वहाँ काम कर रहे हैं। और बस्तर के आदिवासियों के बीच बहुत काम किया उन्होंने। फिर जब ये 2005 और इसके बाद से सलवा जुर्म का मसला शुरू हुआ तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई हिमांशु जी ने। आदिवासी जो सलवा जुर्म एक तरफ और माओवादियों के बीच में जो फंसे हुए थे और क्या हो रहा था, जो गांव खाली किए जा रहे थे, इस सब के बारे में आवाज़ उठाई। इसके बाद उन्हें काफ़ी इसकी वजह से परेशानियां भी झेलनी पड़ी। मेरे ख्याल से 1 साल पहले जनवरी में, पिछले साल के जनवरी में इनको दंतेवाड़ा से निकाल भी दिया गया। बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई इसलिए। तो फ़िलहाल ये दिल्ली में है और हम बातचीत करेंगे अब कि आजकल क्या काम कर रहे हैं और बस्तर में आजकल क्या चल रहा है सब। मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। और पिताजी गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया। पहले 42 के मूवमेंट में हमारे पिताजी ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगाई और फिर फरार हो गए। फिर गांधी जी के साथ उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ और गांधी जी ने उनको अपने आश्रम में बुला लिया। उसके बाद फिर विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। जब ज़मीन के मसले को लेकर कम्युनिस्ट लोगों ने आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन शुरू किया था, गला काटो ज़मीन बांटो। तो विनोबा भावे का कहना था कि लैंड के इशू पर देश में वायलेंस हो, ये गांधीवादियों के लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं लैंड प्रॉब्लम को नॉन वायलेंटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वो गांव-गांव गए और उन्होंने कहा गांव वालों से कि या तो गरीब के लिए प्यार से ज़मीन दे दो, अपने ही गांव के गरीबों के लिए, वरना पीछे पीछे कम्युनिस्ट आ रहे हैं जो गला काट के ज़मीन छीन लेंगे। तो वो जो मूवमेंट शुरू किया, पिताजी फिर उसमें जुड़े और पूरा टाइम उस मूवमेंट में रहे। तो ये एक फैमिली का बैकग्राउंड था जी। और पढ़ाई करते करते पिताजी जो काम करते थे वो जब समझ में आया तो हमें भी लगा कि जो उनका सपना था आज़ाद हिंदुस्तान के बनाने का, कि एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा आज़ादी के बाद जिसमें गांव की तरक्की होगी, जिसमें गरीब का पहले ख्याल रखा जाएगा, उस तरह का मुल्क बन नहीं रहा है। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करने की ज़रूरत है, गांव में जाकर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए 1992 में अपनी शादी के 1 महीने के बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली छोड़कर हम लोग छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले के एक गांव में जाकर हमने गांव वालों के बीच में रहना शुरू किया था। अच्छा, ये आपका जो दंतेवाड़ा में काम इतने सालों से हो रहा है उसके बारे में तो हम पूछेंगे ही थोड़ी देर में, लेकिन पहले फ़िलहाल ये पूछ लें कि हाल ही में अभी 1 साल में आप दंतेवाड़ा छोड़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से आपने इशू को ज़िंदा रखने की कोशिश की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, दंतेवाड़ा की जो अभी लड़ाई थी, जिस लड़ाई की वजह से सरकार ने हम पर हमला किया और ऐसे हालात बनाए गए कि हम वहाँ काम कर ही नहीं सके। इस समय मसला ये है कि जिन लोगों के जेब में पैसा है वो लोग समाज के कॉमन रिसोर्सेज जो हैं, नदी है, पहाड़ हैं, खदानें हैं, उनको ख़रीदने के लिए तुल गए हैं। और हमारी सरकारें वो नेचुरल रिसोर्सेज बेचने के लिए तैयार हैं। और दुनिया के पैसे वाले इस ग्लोबलाइजेशन के बाद उनको आज़ादी मिल गई है कि वो गरीब मुल्कों में जा सकते हैं और जाकर के वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को ख़रीद सकते हैं। और जो आदिवासी इलाका है उसमें ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, माइंस हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं,
और ये पैसे वाले सरकारों के सामने उनको खरीदते हैं, सरकारों को खरीद लेते हैं, ऑफिसर्स को खरीद लेते हैं, पुलिस को खरीद लेते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को अपने नाम करवा लेते हैं। और वहाँ रहने वाले लोगों को फिर उसी पुलिस की मदद से मार मार कर उन पर हमला करके लोगों को वहाँ से भगाया जाता है। इसको लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया है इन ट्राइबल इलाकों में। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसी कॉन्फ्लिक्ट में हम लोगों ने कोशिश की कि लोगों ये कॉन्फ्लिक्ट सारे देश के सामने लाया जाए कि देखिए लोगों के कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को छीना जा रहा है, इसलिए यहाँ झगड़ा पैदा हो रहा है। और जब हमने वो ज़्यादा एक्सपोज किया तो हम पर हमला हुआ, इसलिए हमको बाहर आना पड़ा, क्योंकि हमें लगा कि हमारे जो साथी हैं उन पर बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, उनकी जान खतरे में है, इसलिए उनकी जान को बचाने के लिए हमें बाहर आना पड़ा। और हम तब से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को नेशनली मिडिल क्लास के सामने, जो मिडिल क्लास इन पैसे वालों के लिए काम करते हैं, इनके या तो कंपनियों में, कॉरपोरेशंस में वो नौकरी करते हैं, उन लोगों के बीच में लाया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा और एक दिन आपके दरवाजे तक लड़ाई पहुंच सकती है। तो इस दौरान हमने साइकिल यात्रा की, जगह जगह मीटिंग्स की, कोशिश की अलग अलग जरिए से कि ये खबर लोगों तक पहुंचा दी जाए कि देश के रूरल एरियाज़ में बहुत ज़ोरदार लड़ाई चल रही है ज़मीनों को और रिसोर्सेज को के मालिकाना हक को छीनने के लिए। आपका जो काम रहा है वो शासन वनवासियों, आदिवासियों और शासन जिनको नक्सली कहती है उनके बीच में, और ये पूंजीवादी है उनके भी आप सबके बीच में रहते हुए भी आप अपना एक मंतव्य रखते हैं, अपनी बात कहते हैं। लेकिन ये हमेशा हुआ है कि शासन आपको नक्सली कहती है। मेरे ख्याल से वनवासियों के बीच में भी विश्वास जगाना मालूम नहीं कैसे हुआ। तो आपको मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसमें? आपने अपना एक अस्तित्व जो है वो कैसे बनाए रखा? अलग अलग जगहों से आपके पास तो वो रहा होगा, दोस्त भी होंगे, नाम प्रोपागेंडा होंगे सब। जी, असल में तो हम जो कहते हैं हम वाकई में वही हैं। हम एक निष्पक्ष लोगों की तरफ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं। असलियत में न हम नक्सली हैं, न हम सरकार हैं, न हम किसी पार्टी के प्रति हमारी कोई सहानुभूति है, और अंदर तक नहीं है। हमारी जो ये सच्चाई है, ये सच्चाई ही हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारे बात में कहीं भी कोई झूठ होता तो हम ज़रूर किसी मुसीबत में फंस जाते, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। लेकिन हकीकत में हम किसी के भी साथ हमारा कोई अलाइनमेंट नहीं है, ना नक्सलियों के साथ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और हम पर इल्ज़ाम भले ही लोग लगाते हों थोड़े वक्त के लिए, लेकिन वो इल्ज़ाम ज़्यादा दिन तक इसलिए नहीं टिक पाता क्योंकि सच्चाई थोड़े दिन के बाद लोगों के सामने आ जाती है। तो कुछ समय, एक वक्त ऐसा भी आया कि नक्सलियों ने हम पर शक किया कि हम सरकार के लोग हैं, लेकिन वो बात चल नहीं पाई क्योंकि हम सरकार के लोग थे नहीं। सरकार ने भी हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हम नक्सलियों के साथ हैं, लेकिन सरकार भी हम पर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि हम नक्सलियों के साथ भी नहीं थे। हम जो स्थिति है उसको वैसा का वैसा समझते हैं और वैसा का वैसा सबके सामने बताते हैं। ये सच्चाई ही हमारा प्रोटेक्शन करती है। एक बात बताइए आप, तो आपके एक्सपीरियंस से के हिसाब से अभी तक मतलब आपकी जो धारा है वो गांधीवादी है, और बाकी लोगों की मतलब उधर सेम एरिया में मतलब लगभग लोगों की काफ़ी मतलब नक्सलियों के प्रति भी सहानुभूति है, काफ़ी लोगों की, काफ़ी आदिवासियों की। तो आपके हिसाब से मतलब आपकी जो धारा है और बाकी जो नक्सलियों की धारा है उसमें कुछ मतभेद तो है आपके विचारों में। तो आपके हिसाब से
जो हमें ये तो पता है, और हम जो आपके साथ काम करते हैं हमें ये तो पता है कि सरकार जो अत्याचार कर रही है आदिवासियों पे वो तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन इस बीच आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब आदिवासियों की सहानुभूति आपके प्रति कैसे रही है, और आप कैसे उनके साथ विश्वास अपना जगा पाते हैं, जबकि एक और धारा उधर ही आपके साथ को एग्जिस्ट कर रही है? देखिए, गांधीवादी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गांधी जैसे काम करते थे वैसे ही काम करना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि गांधी ने खुद कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, और मैं खुद गांधीवादी नहीं हूँ, गांधी ने कहा था। क्योंकि मुझे आज जो चीज़ ठीक लगती है, कल कोई दूसरी बात ठीक लगने लगेगी तो मैं वो बात कहने लगूँगा। इसलिए अगर मुझे लोग कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ, पता नहीं मैं हूँ कि नहीं, लेकिन उसका एक ही मतलब है कि जो बात ठीक है, जो सत्य है, आप उसके साथ रहिए। मुझे वहाँ जो ठीक लगा मैंने वही कहा। यही मेरे लिए गांधीवाद है कि मुझे जो सच लगता है मैं उसके साथ हूँ। अब जो आपने लेकिन कहा, आप हिंसा के भी खिलाफ हैं ना? देखिए, मैं पर्सनली तो मैंने आज तक हिंसा नहीं की जी लेकिन वहाँ जिस तरीके के माहौल है जी उस माहौल में आदिवासियों के ऊपर जो हमला हो रहा है, उस हमले में बहुत सारे लोग हिंसा कर रहे हैं, मैं उसको समझता हूँ और मैंने उसका एनालिसिस भी बताया है। इस वजह से मुझ पर ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं हिंसा को जस्टिफाई कर रहा हूँ, और मैंने हर बार यही कहा है कि आखिर एक आदमी हेल्पलेसनेस की अवस्था में, जबकि उसके सामने उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है, वो अपनी जान बचाने का उसको अधिकार है, और उसमें वो अगर हिंसा करता है तो वो हमें समझ में आती है। वो हिंसक नहीं है, वो आत्मरक्षा कर रहा है, ये हमने हमेशा कहा है। दूसरी जो आपने सवाल पूछा कि नक्सलियों और आपके बीच का जो फ़र्क है, जो सारी परिस्थितियों की समझ है, मैं स्लिप कर गया जो आपका मतलब मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि एक विचारधारा है नक्सलियों की जो आकर्षित ज़रूर करती है आदिवासियों हाँ, को, क्योंकि हाँ, मुझे अब याद आ गया। हाँ, देखिए ऐसा है, हमने आज तक वहाँ जो भी काम किया वो एक आधार पर किया कि हर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुँचना चाहता है और उसको बनाए रखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में जाना नहीं चाहता। ये एक बेसिक साइकोलॉजी है हर लिविंग थिंग की। हमने इसी पर विश्वास किया कि हर आदमी, चाहे वो आदिवासी हो, वो सिक्योरिटी चाहता है। जब वो इनसिक्योर होता है तब वो सिक्योरिटी में पहुंचने के लिए वायलेंट होता है। देखिए, ऑल वॉर्स आर फॉट फॉर पीस। हर लड़ाई शांति की प्राप्ति के लिए लड़ी जाती है कि हम इस लड़ाई के बाद एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब लोगों की शांति और सुरक्षा पर वहाँ हमला हुआ तो और लोग लड़ने लगे, तो हमें समझ में आ गया ये सारे लोग शांति के लिए लड़ रहे हैं। तो हमने कहा ओके, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें इनको शांति और स्थायित्व मिल जाए, तो ये लड़ाई छोड़ देंगे। हमने मनुष्य की इस बेसिक साइकोलॉजी को समझकर काम किया वहाँ पर, और नक्सली भी उसी को समझ कर के लड़ाई कर रहे हैं। वो एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं जिसमें सब बराबर होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और फिर शांति आ जाएगी। इसलिए बेसिक समझ हम लोगों की एक ही है। रास्ता थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम कहते हैं कि ठीक है, सीधे लाइए, शांति की स्थिति क्रिएट कर देते हैं, तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो हिमांशु जी, आपको विनोबा भावे के साथ मतलब उनके सोच विचार से आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं। तो एक उदाहरण आप दे रहे थे
2-3 दिन पहले, तो आप हाँ, यहाँ पे वो भी शायद- मैंने बताया उनको। बताया, हाँ, हाँ, हाँ। ये विनोबा जी कहते थे कि या तो प्रेम से ज़मीन दे दो गांव के गरीब के लिए, वरना पीछे पीछे कम्युनिस्ट आ रहे हैं, वो गर्दन काट के ज़मीन ले लेंगे। अगर इस बात को अगर आप छत्तीसगढ़ के सिचुएशन में रखें तो उसका क्या, कैसे इस बात को कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे ज़मीन जो है ट्राइबल्स के पास है और सरकार वो ज़मीन लेना चाहती है। नहीं, ऐसा Situation- नहीं है कि सरकार लेना चाहती है और लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं। अच्छा। सवाल इस बात का नहीं है, हाँ। क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि एक डेमोक्रेसी में सरकार सिर्फ मैनेजर होती है लोगों के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, कि भाई बिजली, पानी, सफाई वगैरह का इंतज़ाम सरकार करेगी। सरकार कभी भी समाज की मालिक नहीं होती है। ये जो सरकारों ने खुद को मालिक समझना शुरू कर दिया है, ये सबसे बड़ी गलती है। मालिक तो दरअसल अवाम है, और मालिक की चीज नौकर कैसे बेच सकता है? सरकारें तो नौकर हैं। जब नौकर मालिक की चीजें बेच रहा है, वो भी बाहर के लोगों को, तब मालिक उसकी खिलाफत कर रहे हैं कि अरे तुम ये पहाड़ कैसे बेच दोगे, इस पर तो हम रहते हैं, ये नदी कैसे बेच दोगे, इसका तो हम पानी पीते हैं। तो मालिक अपने नौकर को दरअसल समझा रहा है कि ये काम मत करो, ये गलत है, और सरकार अपने मालिक को मार रही है। तो क्या सोल्यूशन इसका आप समझते हैं कि होना चाहिए? आई मीन दिस इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू छत्तीसगढ़, इट्स हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इंटरनेशनली। तो बिल्कुल, और हमारा तो डर ये है कि ये जो सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड क्लास है, ये प्रिविलेज्ड क्लास, ये सो कॉल्ड डिप्राइव्ड जो लोग हैं, पुअर हैं, रूरल गरीब लोग हैं, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर गुजर बसर कर रहे हैं, नॉन वायलेंट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, किसी दूसरे की ज़िंदगी में जाकर दखल नहीं दे रहे हैं, उन पर ये प्रिविलेज क्लास जाकर हमला कर रहा है, और इससे पूरी दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। और ये जो प्रिविलेज क्लास है, इसके साथ पुलिस है, इसके साथ बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट्स हैं, इसके पास बड़े बड़े हथियार हैं, और ये सोचते हैं कि हम इन हथियारों के बल पर इन गरीबों को मार देंगे और इनके सारे रिसोर्सेज छीन लेंगे। और हम इनको समझा रहे हैं कि तुम जो प्रिविलेज लोग हो, ये बहुत कम है, तादाद में बहुत कम हो, और तुम 80 और 90% लोगों के खिलाफ तुमने एक लड़ाई छेड़ दी है, जंग छेड़ दी है। इस लड़ाई में ये प्रिविलेज क्लास हार भी सकती है, और जगह जगह जितनी तेज़ी से अब ये गरीब और जो डिप्राइव्ड तबका है, जिस तरीके से ये एक हो रहा है, उससे ये लड़ाई में इनके जीतने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि ये दोनों जो क्लास वॉर है, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए कि दुनिया का अंत हो जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम्हारा जो ये डेवलपमेंट का मॉडल है, इसमें से दो चीज़ निकलेगी। एक निकलेगी वॉर, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हो कि दूसरे के रिसोर्सेज छीनोगे, उसमें से वॉर निकलेगी। और दूसरा, उससे निकलेगा पर्यावरण का विनाश, और इस दोनों से तुम्हारी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। और वो दोनों स्थितियां आज मनुष्य जाति के सामने आ गई हैं। ह्यूमैनिटी ख़त्म होने का ख़तरा पैदा हो गया है। इसलिए हम लोग विजिल ब्लोअर्स हैं, सीटी बजाते हैं, चेतावनी देते हैं। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भुगतेंगे। तो इसको जो युवा पीढ़ी जो आगे आ रही है, और दे आर ऑल्सो अवेयर कि क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, तो उनके लिए आपका क्या आप कहेंगे? हाउ कैन दे गेट इन्वॉल्व इन दिस in a non-violent way, you know, somehow to tilt the balance in the favor of people rather देखिए, than... क्या करना है वो तो सारे लोग मिलकर के ही कोई रास्ता निकालेंगे। मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं सबको बता दूं कि ये करने लगो। अभी तो सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि जो समझ है इन चीज़ों के बारे में, वो इतनी थोड़े लोगों के बीच में है। ज़्यादा बड़ा तबका तो समझ ही नहीं रहा है, और ज़्यादा बड़े तबके के दिमाग को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये
कैपिटलिस्ट जो फोर्सेस हैं ये इतना ज़्यादा कोशिश करती हैं टीवी, क्रिकेट कि नौजवान पीढ़ी इन्हीं चीज़ों में उलझ जाए और उसका कोई भी सोशल इशू से उसका समझ ही ना बने कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। आज शहरों के नौजवानों को, मिडिल क्लास नौजवान को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान के गांव की हालत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। उसको सिर्फ क्रिकेट पता है और बिल्कुल आर्टिफिशियल इश्यूज उसके सामने रखे जाते हैं कि अच्छा बताओ 2020 में कौन सी टीम जीतेगी। ये तो बिल्कुल ही नॉन इशू चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन उसके सामने यही इश्यूज लाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इश्यूज उसको दिए जा रहे हैं और उसके दिमाग को बिल्कुल सोसाइटी से काट दिया गया, सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों का पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो, एजुकेशन हो, वो उसमें इन्वॉल्व हो। किस तरह कर रहे हैं आप ये? अब हमारी जितनी ताकत है जगह जगह जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से वापस जाकर भट्टा पारसौल से पॉस्को तक, दिल्ली से, नोएडा से लगा करके उड़ीसा तक हम एक यात्रा करेंगे। अब वो पैदल यात्रा भी हो सकती है, साइकिल से भी हो सकती है और उसमें पूरे इलाके में, क्योंकि ये जो ज़मीनें छीनने का मसला है ये सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, तो सारी जगहों की चीज़ों को कैसे लोगों के सामने लाएं वो कोशिश अब हम करेंगे। तो जितनी भी थोड़ी सी ताकत है हम कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करें। अच्छा हिमांशु जी, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ मैं बिल्कुल एग्रीमेंट में हूँ, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मैं एग्रीमेंट में नहीं हूँ कि जो आप कह रहे हैं ये प्रिविलेज क्लासेस ये मेरे ख्याल में ये और ये मीडिया द्वारा ये जो नई पीढ़ी उनका एलिनेशन के बारे में आप बात करें कि वैसे क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये पूरा पिक्चर नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल में प्रिविलेज क्लासेस और नौजवान लोग भी एक दूसरी तरह से कन्विंस हो गए हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ में जो ऑपरेशन ग्रीन हंट हो रहा है फॉर एग्जांपल, वो आदिवासी के लिए है। इट इज़ नॉट कि वे आदिवासी से रिसोर्सेज छीन रहे हैं, पर वो एंटी नक्सल वायलेंस जो स्टेट का ऑफिशियल थीसिस है उसमें वे कंप्लीट बिलीफ में है। और इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ फिर आइडियोलॉजिकल कंटेंट है। इट इज़ नॉट कि नौजवान लोग सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दे रहे हैं, उन लोग एक्चुअली ठीक तरह से अच्छी फीलिंग से आ रहे हैं कि हाँ हम अच्छा चीज़ के लिए हम सपोर्ट दे रहे हैं स्टेट को। अच्छा ही है ये नक्सलवादियों से इतना हमला हम कर सकते हैं, क्योंकि तब आदिवासी के लिए अच्छा है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? ये जो अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग तो स्टेट प्रोपेगेंडा से बनती है। स्टेट जो प्रोपेगेट करता है कि हम तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसमें रिसोर्स प्लंडर का कोई इशू ही नहीं है। करेक्ट। ये स्टेट प्रोपेगेंडा है। अगर आप वाइडर पिक्चर देखें तो आप देखेंगे जगत सिंहपुर उड़ीसा में कोई नक्सल नहीं था, लेकिन वहाँ जिस तरीके से औरतों के ऊपर गोलियां चलाई गई, आज भी वहाँ वो जो 2-3 पंचायतें हैं वहाँ की औरतें डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकती हैं क्योंकि बाहर से सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। क्यों? आप औरतों के खिलाफ क्यों हैं? आप निहत्थे गांव वालों के खिलाफ क्यों हैं? वहाँ तो कोई नक्सल नहीं है। तो ये तो स्टेट बकवास करता है, झूठ बोलता है, मिसलीड करता है देश को कि वो कोई नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये तो ज़मीनें छीनने के लिए सीधे सीधे हमारी ही पुलिस का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल है और ये हम एक्सपोज करेंगे। और सारे के अगर आप वाइडर पिक्चर देखते हैं तो आपको ये चीज़ साफ हो जाती है कि ये लड़ाई जनता के खिलाफ है, नक्सलियों के खिलाफ नहीं है। और सलवा जुड़ुम के बाद तो नक्सलियों की तादाद बढ़ी है। ये नक्सलियों के खिलाफ होती तो नक्सली खत्म होने चाहिए थे, वो तो 125 गुना बढ़ गए। 400 थे, अभी 40,000 है। ये तो सही है, पर आदिवासी लोग शामिल होंगे। मैं मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पॉस्को की उदाहरण लीजिए जो आप कह रहे हैं। जब मिडिल क्लास देखती है कि गवर्नमेंट पुलिस डिंकिया जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरा जा चुकी है, तब
मिडिल क्लास लोग क्या सोच रहे हैं? मिडिल क्लास सोच रहे हैं कि हाँ, ये जो बेवकूफ़ लोग, इनको डेवलपमेंट ये नहीं चाहते हैं, इसलिए अच्छा ही यही है कि वायलेंस के थ्रू स्टेट जाके उनको डेवलपमेंट दे। इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशंस होती हैं वो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स करती हैं और उनमें कई बार जो अक्लमंदों की स्ट्रीम होती है वो माइनॉरिटी में होती है। अक्लमंद लोग माइनॉरिटी में होते हैं और कई बार ज़्यादा लोग बेवकूफ़ी की करते हैं, जो कि इस वक्त हो रहा है। और जिस तरीके से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो, वो हमको टोटल डिस्ट्रक्शन में ले जाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का। लेकिन मुरली जी, जो इन्होंने बात कही है वो एक्चुअली ये है कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। आपकी ख़बरें जो हैं छत्तीसगढ़ से, जैतपुरा से, ये जो है आपने जैसे कहा सरकारी प्रोपेगेंडा तो मिडिल क्लास तक पहुंच रहा है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो मिडिल क्लास तक नहीं पहुंच पा रही। सो दे आर नॉट फुली इन्फॉर्म व्हाट्स रियली हैपनिंग। तो ये प्रॉब्लम, they are ideologically Ideologically informed, I would say. right. It is not lack of information, it is complete conviction of a particular vision. या और ये प्रॉब्लम कोई यूनिक नहीं है। आई मीन जब गांधी जी जब या फ्रीडम स्ट्रगल जब हो रहा था कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अंग्रेज़ी सरकार के साथ थी, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट थी, उनका जो भी था वो उसके साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी freedom struggle overcame all that challenge. So that challenge is not new. So what have we learned from that freedom struggle? How can we again educate the mass or create a mass movement? That hasn't happened. It has happened in a localized way, but not really on a national level. So that's the biggest challenge of people who are fighting non-violently these kind of discrimination or exploitation मैं cases. एक और सवाल इस पे पिगीबैक करूँगा। तो आपके पिताजी भी गांधीयन मूवमेंट के हिस्सेदार थे, भागीदार थे, तो इनकी प्रश्न पे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब तो क्या उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या बदलते हुए देखा? जैसे गांधी जी की विचारधारा थी, वैसे मतलब क्या क्या बदला भारत में, और मतलब अब क्योंकि तब एक ऐसा रेवोल्यूशनरी जज्बा था सब लोगों में कि मतलब काफ़ी लोगों में कि ऐसे जो गोरे ऑपरेसर हैं उनको हटाना है या देखिए, गांधी का जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में गांधी की इमेज सिर्फ आज़ादी दिलाने तक रुक जाती है। गांधी की पोस्ट इंडिपेंडेंट भी एक प्लान था, उस प्लान के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। गांधी का कहना था कि मैं तो आज़ाद भारत की भी जेलों में रहूँगा, क्योंकि वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डिप्राइव्ड लोगों के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंट एक लड़ाई का स्कोप देखते थे कि अभी तो लड़ाई चालू होगी। ये तो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंस नहीं है। अभी तो सोसाइटी हिंदुस्तान की जो बदलने की लड़ाई शुरू होगी, उसमें मैं जेल जाऊंगा। और वो तो गांधी को नाथूराम गोडसे ने मार दिया, अदरवाइज कांग्रेस ही गांधी को जेल में डालती। और हमारे पिताजी या बहुत सारे जो गांधीयंस थे, आज़ादी के बाद उन लोगों ने कोशिश की कि वो जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम है गांधीयन, वो आगे जारी रखा जाए। और हमें लगता है कि असली आज़ादी की लड़ाई अभी जारी है और असली आज़ादी अभी नहीं आई है। अगर आप गांव में जाएं तो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़, उनकी गुलामी जैसी की तैसी है। हिंदुस्तान में एक ही सेक्शन है जिसने अंग्रेज़ों से अपने हाथ में आज़ादी ले ली है। गांव तक अभी वो आज़ादी पहुंची ही नहीं है। तो अभी आपने जो हाल ही में साइकिल यात्रा की आपने शुरू में बताया, तो उसके दौरान आपके मतलब क्या क्या अनुभव रहे कि आपको कोई उम्मीद नज़र आती है कि लोगों में जानकारी बढ़ रही है, लोगों में ये जज्बा आ रहा है कि आप और मतलब निराश होते जा रहे हैं? नहीं, उसमें एक चीज़ तो ये समझ में आई कि पूरे हिंदुस्तान में ये गांव की लूट जारी है। राजस्थान में लूट जारी है, वहाँ खदानें लूटी जा रही हैं, गुजरात में वो चल रहा है।
पंजाब में मेरे ऊपर डकैती का केस लगाया गया साइकिल यात्रा के दौरान। गुजरात में पुलिस ने आधी रात को मेरी साइकिलें अब पुलिस जीप पर लाद कर मुझे महाराष्ट्र में फेंक दिया। यानी आप तो गरीब से बात ही नहीं कर सकते। गरीब से बात करते सरकार घबरा जाती है, क्योंकि वो इन गरीबों के बचे खुचे प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का काम कर रही हैं सरकारें। इसलिए जैसे ही कोई आदमी गरीब से बात करने लगता है वो सरकार के लिए खतरा बन जाता है। तो ये समझ में आया इस पूरी साइकिल यात्रा में, और हम फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से जाएं और गांव में और इन इश्यूज़ को और ज़्यादा सरफेस पर लाएं। यही एक तरीका है कि हम इस डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि पॉलिसीज़ पर कोई चेंज ला सकें। हिमांशु जी, क्या इंडिया डेमोक्रेसी है? हाँ, मैंने ट्राई तो कर रहा है, लेकिन इवॉल्व करने की ज़रूरत है। और डेमोक्रेसी में इनएक्टिव जनता कभी भी डेमोक्रेसी को सस्टेन नहीं कर सकती। आप ये नहीं कह सकते कि ओके अब हमने वोट डाल दिया 5 साल हम सोएंगे, तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। आपको एक्टिवली पॉलिटिकलाइज्ड होकर काम करना पड़ेगा, एक्टिवली ऑन एवरी इशू। आपने स्टेट प्रिविलेज क्लास और चलाना है बंद करें। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। तो मैं ये इन्हीं सब बाकी के जो सवाल थे उनके बारे में, स्टेट प्रिविलेज क्लास के बारे में कहा। और कई लोगों के लिए स्टेट प्रशासन जो ये होते हैं, एटलीस्ट मिडिल क्लास के लिए पेंशन मिलती है, नौकरियां मिलती हैं, भाई रेल चलाती हैं, बस चलाती हैं, पूरी तरह से चलाती हैं, लेकिन कई साधन देते हैं वो। लेकिन हम लोग स्टेट को इस तरह से देखते हैं कि भाई वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको कहते हैं, वैसा लगता है कि भाई स्टेट में सब खराब है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपका प्रशासन के साथ, स्टेट के साथ, इनके साथ कैसा अनुभव रहा है कि आप क्या ये कह सकते हैं, इसको कहते हैं कि एक टारिंग विद वन ब्रश, कि स्टेट एक ऐसी हस्ती है जिसका एक ही रूप है, रूप मकसद है कि लोगों को नुकसान पहुंचाना। देखिए, स्टेट लोग ही बनाते हैं और माना यह जाता है आइडियली कि लोग उसको बनाएंगे और वो लोगों के कुछ इश्यूज को मैनेज करेगा। लेकिन जब लोग देखते हैं कि उनके जन्म लेने से पहले ही स्टेट एग्जिस्टेंस में है और मेरे से भी ज़्यादा वो ताकतवर है, बजाय इसके कि आइडियली मैं स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकूं, स्टेट मेरे ऊपर गवर्न करता है, तब आदमी बड़ा छटपटाता है। और उसकी शुरू से ही ये एक जद्दोजहद रही है कि वो स्टेट पावर वर्सेस लोगों की पावर में से कौन ज़्यादा जीतेगा। अगर हम इस सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो उसको धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचना पड़ेगा जिसमें लोग अपने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मैनेज कर सकें। ये नहीं कि आपके सांस लेने तक पर सरकार का काबू होगा। जो स्टेट ये हर चीज़ अपने हाथ में ले रही है, वो इंसान की और हमारे समाज की विकास में एक एडवर्स इफेक्ट डालेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमसे बात करने का।